उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं कहीं पर अब तक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और रुझान भी आना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और निकाय चुनाव के दौरान लखनऊ मेयर पद पर 24 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि लखनऊ में 24 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा खरगवाल को 2,08,731 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की वंदना मिश्रा को 1,19,434 वोट मिले और कांग्रेस की संगीता जायसवाल को 49,063 वोट मिले। वहीं बसपा की शाहीन बानो को 30,000 वोट मिले हैं। मथुरा में भी नगर निगम में यदि याद करें तो बीजेपी के विनोद अग्रवाल जीत गए हैं। विनोद अग्रवाल 1,10,529 वोटों से जीते हैं। मथुरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने जीत दर्ज की है और विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में काउंटिंग पूरी हुई है और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सुषमा खरगवाल को 2,08,731 वोट मिले हैं और मथुरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के विनोद अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। वहीं लखनऊ में सपा की वंदना मिश्रा को 1,19,434 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की हेमलता दिवाकर 50,000 वोटों से आगे। आपको बता दें कि आगरा में मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। मथुरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने जीत दर्ज कर ली है और उन्होंने विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते हैं। प्रयागराज में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी के गणेश केसरवानी 1,42,333 वोट पाकर के पहले स्थान पर हैं, जबकि सपा के अजय श्रीवास्तव 64,698 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर हैं। और आपको बता दें कि प्रयागराज नगर निगम में मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और वहां सपा के प्रत्याशी से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। प्रयागराज नगर निगम में मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। खबर मिर्जापुर से, जहां 96 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में आपको बता दें कि अपना दल एस की रिंकी कोल जो हैं वो 7,609 मतों से आगे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल दूसरे स्थान पर हैं और उपचुनाव मिर्जापुर 96 विधानसभा उपचुनाव 29वें राउंड में जहां अपना दल की प्रत्याशी जो हैं वहां पर वो आगे हैं। अपना दल एस की प्रत्याशी रिंकी कोल आगे चल रही हैं। अपना दल एस से रिंकी कोल आगे हैं और समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है। ये मिर्जापुर 96 विधानसभा उपचुनाव का 29वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अपना दल एस की रिंकी कोल आगे चल रही हैं। अपना दल एस से रिंकी कोल सपा प्रत्याशी से आगे हैं। वहां बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वह दूसरे स्थान पर हैं। मिर्जापुर 96 विधानसभा में जहां उपचुनाव हो रहा था और मतगणना में जो बात सामने आई है कि अपना दल एस की रिंकी कोल सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल से आगे चल रही हैं और यहां पर अपना दल एस ने बढ़त बनाई हुई है विधानसभा चुनाव में। बलिया में मतगणना स्थल पर विवाद हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। मतगणना स्थल के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और पुलिस ने प्रत्याशियों के समर्थकों पर बरसाई हैं लाठियां। पुलिस ने लाठीचार्ज जब किया है तो वहां अफरा तफरी मची है। तिखमपुर मंडी मतगणना स्थल के बाहर भीड़ जमा हुई। आपको बता दें कि तिखमपुर मंडी मतगणना स्थल के बाहर जब भीड़ जमा हुई तो मतगणना स्थल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मतगणना स्थल के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और प्रत्याशियों के समर्थकों पर बरसाई गई हैं लाठियां। आपको बता दें कि जब वहां बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई और पुलिस की लाठीचार्ज से अफरा तफरी मची हुई है
अफरा तफरी मच गई। मतगणना स्थल के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने प्रत्याशियों के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस के लाठीचार्ज से अफरा तफरी मची है और तिखमपुर मंडी मतगणना स्थल के बाहर भीड़ जमा है। आपको बता दें कि बलिया की खबर है, बलिया से, जहां मतगणना स्थल के अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज से वहां अफरा तफरी का माहौल हुआ। ठीक। जहां कर्नाटक के राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आने लगे हैं और रुझान तो सामने आ ही रहे हैं। सुबह से जहां मतगणना हो रही है वहीं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कहीं कहीं परिणाम सामने आ गए हैं और कहीं कहीं रुझान सामने आए हैं। जहां कहीं किसी को शिकस्त मिली है तो कहीं किसी को जीत का सहरा उनके माथे है, कहीं हार का ठीकरा भी किसी के माथे पर फोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि इन दोनों परिणामों को देखा जा रहा है, हालांकि जैसा कहा जा रहा था पहले भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल है। क्या है सियासत, इसका क्या असर होगा, साथ ही वो कौन से परिणाम है जहां प्रत्याशियों को हार मिली है और उनके कारण क्या है, हम इन तमाम सवालों के जवाब के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ में कांग्रेस नेता मेराज वली जी हैं। मेराज वली जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं बीएसपी के नेता डॉक्टर विप्लव चौधरी जी। विप्लव चौधरी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और एसबीएसपी के नेता हमारे साथ हैं सुनील अर्कवंशी जी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ हैं। दिनेश सिंह जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मेराज वली जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा दोनों बातें लेकर के। सबसे पहली चीज़ की कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और जो ट्रेंड चला आ रहा है 1985 के बाद से, सत्ता में सरकार नहीं, आज जो जिसकी सरकार होती है वो सरकार रिपीट नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये ट्रेंड चला आ रहा है, उसी ट्रेंड को आपने कायम रखा है और अब वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में है, सरकार बनाने जा रही है। उसके लिए आप किसे श्रेय देंगे? और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है आपकी, मतलब जहाँ उपस्थिति दर्ज कराने की भी बात है कि आप कितनी प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करा पाए हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहले आपने जो चर्चा की शुरुआत की कर्नाटक के जी विधानसभा चुनाव को लेकर, जी तो सबसे पहले वहां की आवाम को कि उसने इस नफरत की बाजार में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुलवा दी है और नरेंद्र मोदी जी का और चमत्कार और जिस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें होती थी जी वो सब खारिज हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और वहां के तमाम नेताओं को, चाहे वो खड़गे जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों और सुरजेवाला जी हों, तमाम नेताओं को इस बात का श्रेय, बड़ी मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक षड्यंत्र वहां की आवाम के आगे बेनकाब करा। विधान चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि कर्नाटक को प्रदेश एक नंबर का प्रदेश बनाएंगे और इस बार जब वो गए तो उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वही हवा और वही फिजा लेके यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री अजय सिंह जी निकाय चुनाव में भी बजरंग दल और बजरंग बली थे। हम लोग वहां पर भी अपनी बात रख रहे थे और यहां पर भी अपनी बात रख रहे थे। देखिए, 24 का जो चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव को आप जोड़ सकते हैं, निकाय चुनाव को नहीं जोड़ सकते। चुनाव ये समस्याओं पर होते हैं और आप जैसा कि जानते हैं, जिस तरह की सत्ता है और जिस तरह के लोगों में सरकार है, तो अपेक्षा पहले हम लोगों को इस बात का अंदाजा था कि किस तरह से यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है जिस तरह से वो कहा था, तो ये कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता ने
अपने पूरी मशीनरी उपयोग करके ये चुनाव जीता है। हमने अपनी बात उत्तर प्रदेश में भी लोगों के बीच में रखी। हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने मैनिफेस्टो पर बात करी। हम लोगों ने जो छोटी छोटी समस्याओं को, ई रिक्शा चार्जिंग की समस्या से लेके और सफाई और तमाम इन तरह की जो समस्याएं थी उनको रखा। अब यहाँ पर हमारी उपस्थिति कितनी रही, किस दिशा में रही, वो भी सबके सामने है। ठीक है। हम उसको भी स्वीकार करते हैं। हाँ। हम लोग उनमें के नहीं हैं कि अगर हम चुनाव जीते हाँ। तो राहुल गांधी को आगे कर दें, हाँ। और अगर चुनाव हारे तो हम और को आगे कर दें। हाँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है। अभी आपने कहा मिराज वली जी, जिस तरह से कि वहाँ जनता को श्रेय देते हैं, जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और यहाँ आपने कहा क्योंकि यहाँ आप वो परिणाम आपके सामने नहीं आए जो अपेक्षित थे, तो आपने कहा मिशनरी का उपयोग किया गया है। यहाँ की जनता तक आप अपनी बात पहुँचाने में नाकामयाब रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ जी। क्योंकि जिस कर्नाटक की बात हो रही है वहां भी हमने अपनी बात रखी और यहाँ पर भी जनता के मुद्दों को रखा है। हाँ। ये स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर हमारी संगठन की या हमारी कोई कमी रह गई, हम आवाम तक उस तरह से बातों को नहीं पाए और यहाँ के मुद्दे भी भटक। हमने तो कोशिश की थी कि हम जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ें और हमने लड़ा। मैनिफेस्टो पर बात करिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भी जनता के मुद्दों की बात ना करके बजरंग दल और बजरंग बली कर रहे थे। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि आवाम ने जो परिणाम कर्नाटक में दिया वो भी हमें स्वीकार है। और जो उत्तर प्रदेश में दिया वो भी हमें स्वीकार है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि चुनाव जीत जाएं तो मोदी जी और हार गए तो नड्डा जी। ठीक है, वापस ये हम नहीं करते। ठीक है मिराज वली जी, हम दोनों जगह अपनी बात को रखें। ठीक है। डॉक्टर विप्लव चौधरी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, जहां उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं और जो रुझान अब तक के हैं, आप मानते हैं कि ठीक है पहले आपकी सरकार रही है, आपने उसके बाद में सत्ता से दूरी हो गई आपकी पार्टी की, लेकिन ये जो चुनाव था, ये चुनाव जैसा कि अभी मिराज वली जी ने भी कहा कि ये स्थानीय चुनाव है, गलियों के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला चुनाव है, तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं करा पाए वहाँ नगर निगम में अपनी? नमस्कार सूरज जी। सूरज जी, देखिए, हम इस पर बात करें उससे पहले हमें ये बहुत मूल बिंदु समझ लेना चाहिए जी कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती थी, उसके पहले भी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में अच्छा करती आई है, क्योंकि ये शहर का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर जो है वो शहरी वोटर है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा, हमें भी और सभी दलों को कोई बहुत बड़ा वो उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज्यादा कुछ भी हमें आने वाले नतीजे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत मेहनत से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, चाहे वह अलीगढ़ हो, मेरठ हो या सहारनपुर हो, आगरा हो। आगरा में हम अभी भी बहुत जोश चल रहे हैं और हमने बहुत ही मेहनत से, दमदारी से चुनाव लड़ा है और इसको हम जो चूंकि नतीजे हैं तो स्वीकार करने पड़ेंगे जो भी है। और इसमें ये सबसे अहम बात यह है कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो ग्रामीण वोटर है, ग्रामीण तबके से आता है। शहर में बहुजन समाज पार्टी का इतने बड़े स्तर पर वोट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही निकाय में मजबूत रही है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि बसपा का जो मतदाता है वह ग्रामीण स्तर पर है, तो वहाँ पर भी चुनाव हुए हैं, मतपत्रों के माध्यम से वहाँ पर भी चुनाव। वापस आऊँगा आपके पास में। सबसे पहले दिनेश सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। दोनों बातें भी आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कर्नाटक का फैक्टर, बजरंग दल बैन, पीएफआई से तुलना की बात, आरक्षण की बात और 5 गारंटी, 6वीं गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का वहाँ स्थानीय होना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस की जीत के पक्ष में जाती हैं। फिर 400 से ज़्यादा रैलियाँ, 100 से ज़्यादा रोड शो, नरेंद्र मोदी का वहाँ डटे रहना, 2 दिन वहीं पर बने रहना, ये सब चीज़ें उतनी सकारात्मक क्यों नहीं हो पाई? क्या सरकार थी वर्तमान में, उसका एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम किया वहाँ पर? दिनेश सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप तक हमारी आवाज़ आ रही है दिनेश सिंह जी? हम वापस आते हैं आप तक।
और सपा प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं रविंद्र सिंह जी, और आप ही के पास आना चाहूँगा। रविंद्र सिंह जी, जिस तरह से चुनाव परिणाम हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, जो रुझान सुबह से लगातार आ रहे हैं, और यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा हो रहा है कि प्रदेश की देखिए में बहुत बात है, जैसे कि मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सूरज जी 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 बताइए जी। हाँ, दिनेश सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सुन पा रहा हूँ जी जी दिनेश सिंह जी बताइए। दिनेश सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही? हम वापस आएंगे दिनेश सिंह जी के पास में। रविंद्र सिंह जी, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मुख्य विपक्षी पार्टी सुन पा रहे हैं सरकार की जो स्थितियां सामने आ रही थी, सरकार की जो खामियां थी, ठीक है, कि एक फैक्टर वो होता है कि जो उसका इसमें कुछ बहुत सारे लोकल फैक्टर सुराइज करने की जो फैक्टर बहुत बड़ा सुन पा रहे हैं। हाँ जी दिनेश सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है? दिनेश सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, दिनेश सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि कहीं आपका कम्युनिकेशन बराबर नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ पा रही। रविंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही कि मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप, सरकार की खामियां, क्योंकि सरकार की खूबियों पर ये चुनाव लड़ा गया है, ठीक है, ये स्थानीय चुनाव था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की खूबियों पर चुनाव लड़ा गया है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कही गई है। आप अपनी बात नहीं रख पाए जनता के बीच में, उसका श्रेय किसे देंगे, उसका कारण किसे मानते हैं आप? देखिए, इको बहुत आ रही है जी। किसी ने अपना हेडफोन निकाल रखा होगा तो कोई हेडफोन लगा ले। जी 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 देखिए सर्वप्रथम तो जो हमारी अपेक्षा थी जी, उस अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। ठीक है। तो आपके माध्यम से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत के लिए बधाई जी, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत के लिए बधाई। अब कारण की बात आप कर रहे हैं जी, जब पूरे परिणाम आ जाएंगे हाँ, तो सब लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा कि अभी तक जो परिणाम आए हैं, हाँ, हम 2017 को भी दोहरा नहीं पाए हैं। हाँ, तो जब हम एक साथ बैठेंगे तो इन चीजों पे बिंदुवार हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर हमारी कमियां कहां रह गई जी, क्योंकि बूथ लेवल पे हाँ, प्रत्याशी तय करने में, प्रत्याशी घोषित करने में सबसे आगे हम थे। लेकिन वो कौन से फैक्टर ऐसे रह गए हाँ, कि जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकले जी, अभी किसी एक फैक्टर को लेके किसी को दोषारोपण करना, हाँ, मुझे नहीं लगता यह उचित होगा। ठीक है। सबसे पहला तो यही करना पड़ेगा कि हमें अपने आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, हाँ, कि ऐसे परिणाम क्यों आए जिनकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी हमको। जी, तो फाइनल टैली आ जाए, जी, जैसा भी हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी, हाँ, बैठ के इसमें हम आत्म परीक्षण करेंगे। रविंद्र सिंह जी, एक बात यहाँ जो सामने आ रही है, जो बात आपने कही थी, बिजली बिल माफ, आधा माफ, और टैक्स के लिए भी जो इस तरह की बातें सामने आई थी, तो क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है, अभी जैसे हम चर्चा भी करेंगे, दिनेश सिंह जी के पास में आऊंगा वही सवाल लेके, कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं मतदाता प्रभावित होते हैं। तो आपकी ये बात भी कारगर साबित नहीं हो पाई मतदाताओं के बीच? देखिए, हमने बहुत बहुत काम किया था, सच पूछिए जी, अगर आप पीछे भी देखिएगा तो हम लगातार जीतते रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मैं तो जमीनी कार्यकर्ता हूं जी, और हम लोग फरवरी से काम कर रहे हैं, और ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था कि चुनाव होना था नवंबर में, तो अक्टूबर से ही हम लोग, हमारे जो है कार्यकर्ता बूथ वाइज लग गए थे। तो ये क्या परिणाम रहा, ऐसा क्यों नहीं आया, हमारी अपेक्षा के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी को भी दोषी दूं, लेकिन हमने जितने भी घोषणाएं की थी, हाँ, वो जनहित की थी। जितने भी हमने अपने विपक्षी पे, क्योंकि जब चुनाव होता तो विपक्षी पे वार किया जाता है, हाँ, तो हमने विपक्षी पे जो वार किया था, सबसे बड़ा वार था कि विपक्षी हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, हाँ, कि वह अपने मंचों से जनहित की बातें ना करके जी, मतलब ज्यादातर वो कानून व्यवस्था से संबंधित वगैरह वगैरह बातें कर रहे थे, या केंद्र सरकार की योजनाओं का। जी,
लेकिन जो हम बातें कर रहे थे वो जमीन से जुड़ी बातें कर रहे थे और सबूत के साथ कर रहे थे। लेकिन वो क्या कारण रहे कि हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। हाँ। तो ये अचानक मैं अकेले निर्णय ले लूं ये उचित नहीं होगा जी। हम लोग बैठेंगे, जी। जो भी निकल के कारण आएंगे वो जी। आपको जरूर अवगत कराएंगे। जी। और इस चीज को मैं कहता हूं कि हमारे परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस को बधाई फिर देते हैं कर्नाटक के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। दिनेश सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? दिनेश सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दिनेश सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। दिनेश सिंह जी, मेरा सवाल ये है, मैं जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कर्नाटक का जो फैक्टर है, जो मैंने पहले कहा था, कर्नाटक के जो दो चीजें कि सुन पा रहा हूं, आपको आवाज सुन पा रहा हूं। जी, बजरंग दल बैन, बजरंगबली को शामिल कर लिया गया, पीएफआई से तुलना की बात सामने आ गई, और 5 गारंटी की जो बात सही, और आरक्षण की बात आई, साथ में धर्मांतरण कानून की बात उसमें शामिल हो गई, और फिर 6वीं गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दी। एक फैक्टर ये जो कांग्रेस के पक्ष में, जिसका परिणाम हमें सामने दिख रहा है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की सभाएं, 450 से ज़्यादा सभाएं, 100 से ज़्यादा रोड शो, रैलियां, ये सब चीज़ें जो रही हैं, इन दोनों में क्योंकि एक बात हमेशा कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कौन से फैक्टर जुड़े रहे हैं जो 1985 से वहाँ जो चीज़ें चली आ रही हैं कि वहाँ सरकार का रिपीटेशन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो ट्रेंड ने काम किया है, कांग्रेस की घोषणाओं ने काम किया है, या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार थी उसकी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू रहा? क्या रहा है कर्नाटक में? सभी चीज अलग जो आपने मुद्दे बताए सभी के बारे में बताना चाहूंगा जी। तो देखिए फैक्टर सिर्फ यही नहीं रहे, इसके अलावा और भी चीजें रही। अब जैसे आज का जो माहौल था वो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल रहा। जैसे कि कर्नाटक में जो है इनको जो जनता जनार्दन है, हाँ। उन्होंने भर के आशीर्वाद दिया कांग्रेस को, वहीं यूपी में इनको नकार दिया। हाँ। तो उस तरह की देखिए यहाँ पर जो स्थिति जैसे रही, तो उसमें फैक्टर सिर्फ ये नहीं रहे, और भी फैक्टर्स रहे हैं। जैसे बजरंग दल है तो उनको जैसे उसमें जो मुद्दा बना, तो उसे मुद्दा बना वो पोलराइज करने के लिए मेरे ख्याल शायद बना गया, क्योंकि पीएफआई और बजरंग दल दोनों को जो बैन करने की बात कही गई थी, तो उसमें पीएफआई जो थी वो तो पहले ऑलरेडी पहले से बैन थी। हाँ। तो उसमें तक मतलब बनता नहीं था। हाँ। दूसरा, बजरंग दल को बैन करने का इनका अधिकार नहीं था, क्योंकि ये अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो ये मतलब है कि मुद्दा सिर्फ पोलराइज करने के उससे बनाया गया था। दूसरा, उसके अलावा देखिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स ऐसे थे, जैसे शेट्टार जी थे पूर्व मुख्यमंत्री इनके भाजपा के, तो वो छोड़ के जैसे कि कांग्रेस में गए थे। तो लिंगायत जैसे समाज के कुछ वोट थे तो वो पोलराइज क्योंकि वहां से अपना कट के काफी जाता है, और जैसे मुस्लिम समाज के जो वोट थे तो उनको पोलराइज किया गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे। और दूसरा कहते हैं कि दमखम दोनों ही पार्टी ने लगा रखा था। वहां पर सिर्फ ये थे कि जैसे कि अपना दो पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के बीच में सिर्फ मुकाबला था। हाँ। और कोई पार्टी जहाँ जैसे जेडीएस होती है, जेडीएस का हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहती है। हाँ। और उनकी हमेशा उमूमन जो है 20-25 सीट के आसपास या 30 के आसपास सीट आती है, 30 से नीचे ज्यादातर होती हैं। कभी कभार ऊपर चलेगी तो अलग बात है। तो वो उसमें इतना बड़ा फैक्टर नहीं था उनका उसे। लेकिन वोट काटने के लिए और जो छोटी पार्टी थी उनका, और जैसे दूसरा एक बड़ा फैक्टर था जिसकी तरफ सबका ध्यान इतना नहीं गया होगा कि येदियुरप्पा जी जो थे, तो उनकी कहीं ना कहीं जैसे कि अपने तरीके से हो सकता है कहीं ना कहीं उनका फैक्टर था, या जो वोटर्स थे उनके या उनके समर्थक थे, तो उनका कहीं ना कहीं जो मेरे ख्याल से रुझान जो था, उनको लगता था कि येदियुरप्पा जी जो है उनको शायद आगे करते हैं तो ठीक रहता है। तो शायद लिंगायत समाज के कुछ वोट उस वजह से भी कटे होंगे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। उसके अलावा मुंबई जी की एक अच्छी बात ये रही कि जैसे ही रुझान आए और जब कांग्रेस के पक्ष में रुझान आया, तो सीएम मुंबई जी जो है उन्होंने सम्मानजनक तरीके से हार स्वीकार की, और उन्होंने स्वयं बोला कि हम लोग इस पे आत्मचिंतन करेंगे और मंथन करेंगे कि क्या कारण रहे, और भाजपा के इस पे चिंतन मंथन करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें आगे जो 2024 का जो चुनाव है, तो उसके लिए इनके लिए आंखें खोलने वाला वो विषय है कि जैसे अगर कोई गड़बड़ इनको रही या कहीं चूक रही तो उसको सुधार के आगे उसको ठीक ठाक कर सके। रही बात जैसे जहां तक पीएम की रैली और उन सब चीजों की, तो पीएम ने जैसे कि रैली की, तो देखिए जैसे कि सूरज जी यहाँ पर जैसे कि दूसरे जो अपनी जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की भी जो जैसे कि जो शीर्ष जो नेता थे, तो उन्होंने अपने तरीके से रैलियां सब कुछ की, जैसे कि अपना जो भी थे, मतलब जो अध्यक्ष से लेकर के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और बाकी जो और लोग थे, उन सबने भी किया उस तरीके से।
सिद्धारमैया और डीके शुमकार का वहाँ पर लोकल काफी अच्छा वर्चस्व था। उन्होंने मिलजुल के अपने साथ में किया, क्योंकि डर ये था कि दोनों अगर ये कि चुनाव के टाइम पे दो फाड़ अगर करने का काम करते हैं तो शायद उनको बहुत भारी नुकसान। तो इन्होंने समझदारी का ये काम दिखाया कि दोनों वहाँ पर इकट्ठे रहे। अब आगे जैसे कि सीएम बनने के टाइम पे जैसे क्या होता है कुछ होता है, वो एक अलग विषय है कि किसको सीएम मंत्री फिर किसी को बनाते हैं या डीके शिव कुमार को बनाते हैं, तो वो चीज एक अलग थी। लेकिन है कि काफी तरीके से दमखम सभी नगर, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और कांग्रेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस को मतलब जीत के लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के लिए काम करें। अब ये जो गाली और बाकी सब चीजों को जैसे या और जो उठाने थे मुद्दे उनको छोड़िए, चुनाव निकल चुके हैं, जनता के हित के लिए काम करें और भाजपा जो है अच्छे मजबूत वृक्ष की तरह काम करके और अच्छे तरीके से जनता का काम करवाने का काम करें। ठीक है, यहाँ एक बात आ रही है, जैसे ही चुनाव के रुझान आना शुरू हुए हैं तो कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं एक बात आ रही थी, भले ही वो दबे खाने में आ रही हो, दबी जबान में आ रही हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ वहां एक्शन ले ले। तो इस तरह की इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। अभी मुझे लगता तो नहीं इस तरह से कुछ होने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा देखिए स्पष्ट बहुमत है, तो स्पष्ट बहुमत में ऐसे देखिए बहुत कम का या वो सब चीजें नहीं है। और बाकी अगर वो कि देखिए राजनीति जो है देखिए वो सूरज की संभावनाओं का खेल है और उसमें कहीं ना कहीं कोई संभावना अगर बनती है इस तरीके से कि वहाँ पर जैसे असंतुष्ट है, जैसे कि दो खेमों का मैंने नाम आपको बताया, सिद्धारमैया जी बहुत मजबूत नेता है और डीके शिव कुमार जी जो है वो भी उस तरीके से अपने तरीके से अपनी जगह बहुत मजबूत नेता है। तो ये दोनों की अगर ईगो क्लैश अगर कहीं ना कहीं करती है और ऐसा कुछ लगा बीच में, क्योंकि दोनों ही मजबूत दावेदार हैं और दोनों में कोई कमी मतलब उस तरीके से नहीं, दोनों मुख्यमंत्री के बहुत मजबूत प्रबल दावेदार हैं। तो उसमें कल को अगर इनके बीच में रिफ्ट अगर खड़ा होता है और इनके जो समर्थक अलग होकर के और वो कहते हैं भाई ठीक है हम किसी और को सपोर्ट कर देंगे या टूट करके कुछ और पार्टी के जैसे बन जाए, तो वो एक अलग विषय। तब उस केस में कुछ भी संभावना अगर बनती है तो उस बारे में हम लोग नकार नहीं सकते इस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें अगर आपस में इकट्ठे रहते हैं तो ये मुझे लगता है कि मजबूत एक सरकार इनकी बनेगी और ठीक से जो कर्नाटक काम करे, यही मेरी उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि संभावना, राजनीति जो है संभावनाओं पर है और हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या संभावना हो सकती है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, सुनील अर्कवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से पहले भी जब आपसे आपके नेताओं से हमारी चर्चा हुई है, प्रवक्ताओं से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उनको जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन उन पार्टी के वो सारे काम वो करा लेते हैं। जनता की यदि कुछ अपेक्षाएं रही होंगी आपसे, क्योंकि आपने प्रत्याशी खड़े किए, तो जितने भी मत मिले होंगे, अब वो कितने प्रतिशत है वो तो वोट शेयर में आ जाएगा परिणाम आने के बाद में, लेकिन तब भी वो जो चीजें थी, आपको लगता है कि वो कौन से फैक्टर रहे हैं जिन कारण से वर्तमान परिणाम आपके सामने हैं? जीत मायने नहीं रखती, यहाँ पर संघर्ष मायने रखता है। जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जितना हम छोटे दल होने के नाते प्रचार करने में आगे रहे, वहीं पर समाजवादी पार्टी बड़े दल होने के नाते बिल्कुल प्रचार में 1% भी फेल रही, 1% भी उन्होंने प्रचार करने का काम नहीं किया। ठीक है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विपक्ष में रहकर पूरी तरीके से मुस्तैदी से मुकाबला करने का काम किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लगाकर सदन में हम मुद्दे उठाने का काम करते रहते हैं। आज जो जीत गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई जी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार संघर्ष करती आई और संघर्ष करती आएगी। हम मुद्दों को लेकर गए थे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन से लड़ा, तो हम लोग उतने नंबर नहीं पा पाए, सरकार नहीं बना पाए। उसी के दिन के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जनता के बीच में जाने का काम किया और यही बात माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि आप घर से निकलने का काम करिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, जनता के दुख और दर्द को सुनना पड़ेगा, उनके यहाँ जाना पड़ेगा, तब हम जाकर इनसे लड़ने का काम कर पाएंगे। ठीक है, हम आजमगढ़ चुनाव लड़े, हमारी बात को माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं माना और हम आजमगढ़ चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में रहने का काम नहीं करेंगे तो आज परिणाम जिस तरीके का आया है उस तरीके का दिखाई पड़ेगा आगे भी। आप उत्तर प्रदेश को छोड़कर कर्नाटक में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में, उसको पता था कि हम यहाँ नहीं जीत रहे हैं, वहां कर्नाटक में उन्होंने पूरी ताकत लगाने का काम किया, राहुल गांधी पूरी तरीके से प्रचार करने में रहे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अगर एकजुट होकर विपक्ष में सबसे बड़े दल होने के नाते आज 17 मेयर की सीट थी। आपका पिछली बार भी एक बार खाता नहीं खुला,
इस बार भी आपका खाता नहीं खुला, तो इस पर चिंतन करना चाहिए सबको। और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसको सबसे ज्यादा चिंतन करना चाहिए। हाँ। हम छोटे दल होने के नाते जितना हमारे पास संसाधन था उस संसाधन से हमने प्रचार करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच में लगातार रहते हैं। ठीक है, जनता के बीच लगातार रहते हैं। और जब आपने कहा कि आपने प्रचार जिस माध्यम से किया है, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, उन्होंने उतना प्रचार नहीं किया है। मैं वापस आना चाहूँगा रविंद्र सिंह जी आपके पास में। और जैसा कि अभी सुनील अरकवंशी जी ने कहा कि जो प्रचार करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, आपको अपना धर्म, विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए था। सदन में जो चर्चाएं होती हैं, सदन में जो बातें होती हैं, ठीक है वो राज्य स्तर की चर्चाएं हैं, लेकिन यहाँ हम बात करें निकाय स्तर की, शहर सरकार की यदि बात करें तो शहर सरकार के स्तर पर जिस तरह से आरोप लगाया सुनील अरकवंशी जी ने, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? उनके इस आरोप के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हमने क्या किया अक्टूबर से, वो मैंने आपको पिछले बारे में बता दिया। जी जी। अब सुनील जी बातें कर रहे हैं अपनी पार्टी का कम, समाजवादी पार्टी का ज्यादा। हाँ। तो इसका मतलब उनको हमसे अपेक्षाएं हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ। अब मैं कोई कांग्रेस पे तो बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं सुनील अरकवंशी जी के पार्टी पे बात नहीं कर रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी पे बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हर प्रवक्ता को अपने पार्टी, अपने नीतियों पे करना चाहिए। ठीक है। अब अगर हमारे नीतियों की बात कर रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया जी, तो निश्चित रूप से ये टीवी पे कहने की बातें नहीं है। हाँ। अगर आपके पास बहुत अच्छी रणनीति थी, हाँ। और आप हमारे पुराने सहयोगी थे, आप हमसे मिल सकते थे। हाँ। या वर्तमान नजदीकियां आपसे भारतीय जनता पार्टी से, आप उनसे मिल सकते थे। हाँ। तो इस बात का टीवी पे बैठ के चर्चा करना तो मुझे लगता है कि कोई उचित नहीं है, ना राजनीतिक रूप से उचित है, क्योंकि परिणाम सामने है। हाँ, परिणाम सामने, बिल्कुल स्पष्ट कहा। आप नहीं जीते हैं, उसके लिए आप सपा को दोषी दीजिए, कांग्रेस को दोषी करिए, बीजेपी को दोषी दीजिए, तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं दोषी नहीं दे रहा हूँ, मैं दोषी नहीं बता रहा हूँ। आप मुख्य विपक्षी दल है, इस नाते आपका सबसे बड़ा धर्म था कि आपको मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ। सबसे मजबूत विपक्षी दल छोड़ दीजिए। हाँ। सत्ता साथी राज्य था कर्नाटक, भारतीय जनता पार्टी का, नहीं डट के मुकाबला कर पाया। हाँ। ऐसी बातें राजनीति में बहुत कॉमन सी फैक्टर है। ठीक है, उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। हम तो विपक्षी हैं। जी, मेराज वली जी आपके पास आना चाहूंगा आपके। और जी सूरज जी, और जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि ठीक है यहाँ जनता का समर्थन आपको नहीं मिला, मतदाता का आशीर्वाद आपको यहाँ नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बात और है, जैसा आपने भी उसको वक्तव्य को कहा कि हम कर्नाटक चुनाव को तो ले सकते हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, लेकिन ये सड़कों का, गलियों का और मोहल्ले का चुनाव है। ये इस पर बिजली पानी की बात होती है, इस पर टैक्स की बात होती है, इस पर सड़क की बात होती है। लेकिन तब भी एक फैक्टर है कि मतदाता, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया है, सबसे ज्यादा राज्य किया है भारत पर, सबसे ज्यादा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों का रहा है, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा है। एक पारंपरिक मतदाता हुआ करता था भारत में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर जिले में। आपको लगता है कि कांग्रेस का वो है जो पारंपरिक मतदाता था? क्योंकि देखिए, वो एक मतदाता होता है जो चेहरे पर वोट डालता है, एक मतदाता होता है जो प्रभावित होकर के, नीतियों से प्रभावित होकर के, एक मतदाता घोषणा से प्रभावित, और एक परंपरागत मतदाता जो होता है। मतदाता भी कई अलग प्रकार हैं। तो वो जो परंपरागत मतदाता था कांग्रेस का, जिसके आधार पर कांग्रेस दंभ भरा करती थी कि हम राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय के चुनाव हो, हमारे पारंपरिक जो मतदाता है वो तो हमारे हैं। तो आपको लगता है कि उन मतदाताओं का भी मोहभंग हो चुका है कांग्रेस से? नहीं, हरगिज नहीं जी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर सूबे, हर राज्य में और गांव जो आप बात कर रहे हैं, आज भी कांग्रेस का मतदाता, परंपरागत मतदाता है, वो ना हुआ। उसकी वजह से आज प्रदेश में सन 89 से कांग्रेस की सर नहीं है। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो आज भी कायम है। इस वजह उत्तर प्रदेश में हम सन 89 के बाद से सत्ता में नहीं है। हाँ। लेकिन कोई भी
भी चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत से लेके और लोकसभा तक का, हमारे कैंडिडेट्स को जो मत में जो वोट मिलता है, अभी लखनऊ में भी जो हमें में मिला, वो हमारा है। देखिए, बात ये है कि हम 30 साल से सरकार में नहीं है, और उसकी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा संगठन है, वो निश्चित तौर पे कमजोर। लेकिन सूरज जी, जैसा आपने कांग्रेस के मतदाताओं की मतलब हमारी बात की कि हमने इस देश पे सबसे ज्यादा हुकूमत करी है, तो वो हमने केंद्र में करी है, और राज्यों में भी करी है। लेकिन मेरा जी आप अपना मोबाइल सीधा कर लीजिएगा, आपका फ्रेम थोड़ा सा रोटेट हो गया है, मोबाइल सीधा कर लीजिएगा जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करें जी। तो हम साल हो गए हैं जी में जी। मैं भारतीय जनता के तमाम नेताओं से और नेताओं से जी जो चुनाव हैं, ठीक है, मैं बधाई भी, लेकिन बताइए, जैसे अभी की बात हो रही थी जी, तो ज्यादातर नगर निगम पिछले 30 सालों से 25 सालों से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत रही है, पिछले 20, 25, 30 सालों से जी। लखनऊ में भी 25-30 सालों से मेयर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सूरज जी, आप नगर निगम की दुर्दशा का कभी आकलन करवा लीजिए। हमारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद, मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं कि आप किसी भी दिन एक कैमरा लेके मुख्य सड़कों पर निकल जाइए। मैं अभी जिस जगह पर हूँ, ये शहीद स्मारक के पास से सिटी स्टेशन जो मेन रोड जाती है, आप जरा इसका निरीक्षण करवा लीजिए। गड्ढे हैं, और भारतीय जनता पार्टी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे करती है, खोखले हैं। नगर निगम इनका है, विधानसभा इनकी है, और लोकसभा है, उसके बावजूद मुख्य सड़कें भरी पड़ी हैं। ठीक है, ये सारी बातें, ये किसको, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के मेयर, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो हमें गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश दे पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा ये चीज ठीक है, और यही ऐसी ही योजना उत्तराखंड में भी चल रही है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने कहा कि हम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। हालांकि वहां से भी हमारे पास खबरें आती हैं कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही। लेकिन मैं बात करूंगा इसी विषय पर, और आना चाहूंगा डॉक्टर विप्लव चौधरी जी आपके पास में, क्योंकि इसके पहले जो हमारी चर्चा हुई है और उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान हो, कांग्रेस के बयान हो, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यदि जीत मिल रही है तो वो इस कारण से मिल रही है कि वो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से सुबह ही एक जो उनके सुप्रीमो है, उनका एक ट्वीट आ गया था कि हर राउंड की गणना चुनाव आयोग जो है, राज्य निर्वाचन जो आयोग है, वह हर राउंड की गणना सार्वजनिक करता चले ताकि निष्पक्षता बनी रहे और सापेक्षता पर सवाल ना उठें। आप इस विषय में आपका क्या कहना है? सूरज जी, तो मैं टेक्निकल एरर के कारण शायद मैं बताना चाहता हूँ, वॉइस बड़े रुक कर आ रही है आपकी। अच्छा। फिर भी मैंने जो आपका सवाल लिया है मैं उसको बताऊं। मैं आपके चैनल पर लगातार एक बात कहता आ रहा हूं पिछले काफी दिनों से, जब भी मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र बिल्कुल एक है, ये एक ही टीम में मिलकर के खेलते हैं। उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस पूरे चुनाव को लड़ रही थी। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं, डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे थे। और उसमें एक सुनील जी की मैं बात को ऐड करते हुए कहूंगा कि मैं सुनील जी की बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं कि अखिलेश यादव जी ने प्रचार नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने प्रचार किया जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने उनसे प्रचार करने के लिए कहा, चाहे वह अलीगढ़ हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनको मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना था, वहां उन्होंने रोड शो किए, प्रचार किए चुनाव में पूरी मेहनत से। और उसमें देखा भी गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मजबूत सीटें थी, सिटिंग सीटें थी बसपा की, जहां पर इतिहास में पहली बार मेयर बना था बहुजन समाज पार्टी का, मुस्लिम मेयर बना था अलीगढ़ की सीट, वहां पर भी बसपा का पूर्व विधायक छोड़ करके प्रत्याशी दिया उन्होंने, और उस पर रोड शो किया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का उनको आदेश था और वो उसकी पूरी मदद उन्हें मिली, और वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गई। सहारनपुर में भी उन्होंने किया, रोड शो किया, और डिट्टो वो मेरठ में भी किया, जबकि मेरठ में उनके ऊपर बड़ा आरोप था, उनके रोड शो में उनके खिलाफ खुलेआम पोस्टर्स वायरल हुए थे, लोगों ने विरोध किया था उनके। आपको
उनके जिलाध्यक्ष का विरोध किया था। तो ये मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने प्रचार तो किया, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आदेश दिया वहां वहां प्रचार किया। ये हम हमेशा स्पष्ट करते आए हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र एक है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में भाजपा नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता केसी जैन जी जुड़ गए। केसी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और केसी जैन जी, आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये जो रुझान आ रहे हैं, आपको बधाई दी जा रही है दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं के द्वारा। यहाँ एक बात है कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आपने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और ये जो चुनाव परिणाम है इसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति की गई है, इसलिए ये परिणाम सामने आए हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट के साथ साथ जी आप कर्नाटक का रिजल्ट भी अपने टीवी चैनल पे आप शो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव जीत लेती है, तो कर्नाटक के इस तरीके के परिणाम क्यों हैं? क्या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की समय सरकार नहीं है? क्या वर्तमान में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? बिल्कुल। तो नगर निकाय चुनाव को अगर हम जीत सकते हैं तो प्रदेश के चुनाव को क्यों नहीं जीत सकते हैं? लेकिन होता क्या है, देखिए सूरज जी कि जब जब समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, जब जब ये चुनाव हार जाते हैं तब तक चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। तब तक ईवीएम मशीन में खामियां आ जाती हैं। ठीक है। तब तक जो है भारत देश का संविधान खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो न तो भारत देश का संविधान खतरे में पड़ता है, न तो चुनाव आयोग पे कोई प्रश्न लगता है, न तो ये मशीन में कोई खामी आती है। आज मैं सुबह से लगभग 7-8 टीवी चैनलों की डिबेट में बैठा हूँ, और सब पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी वही बात को दोहरा रहे हैं जो बात यहाँ पे बैठे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रवक्ता दोहरा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर तोहमत बढ़ते हुए इसके पहले नजर आए थे, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे रालोद हो। आप देखिए शफीकुर रहमान बर्क जी अपने प्रत्याशी को लगातार लड़ाते रहे, आखिरी दम तक लड़ाते रहे। और आप इसी तरीके से देखिए कि सहारनपुर में क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी का शाहजहांपुर में जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो छोड़ करके चलाया था। कहता हमारी सुरक्षा को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, और वो प्रत्याशी होने के बाद पार्टी के टिकट को छोड़ देता है। तो इन विसंगतियों पे नजर न रख करके समाजवादी पार्टी या बीएसपी इस तरीके के आरोप लगाते, भाई आपने जाति वर्ग किया, आपने धर्मवाद किया। अच्छा, इनसे कोई ये नहीं पूछे कि अगर दीपावली पे दीपक जलाए जाते, अगर ये धर्मवाद हो गया, अगर ये लोगों को बरगलाना हो गया, तो जो लोग जालीदार टोपी पहन करके केवल रोजा इफ्तार पार्टी पे जाते थे वो क्या करते थे? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई धर्म कोई जाति अछूता नहीं है। यही मुक्कल नवाब जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके आते हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ करके आते हैं और उनको एमएलसी बनाते हैं। दानिश जी को कुछ नहीं थे, उनको पहले मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद उनको एमएलसी की शपथ दिलाते हैं हम लोग। तो देखिए, और इसके पहले भी कई सारे बड़े नेता हमारे केंद्रीय मिनिस्टर रहे। तो समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आरोप लगाती है कि आप जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, दरअसल क्या है, इनके पास इसके बजाय कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ये जनता की चुनी हुई सरकारों को, जनता के जनादेश को ये कह करके कि आपने ईवीएम से बेईमानी कर ली, चुनाव आयोग आपके साथ था, डीएमएसपी आपको चुनाव लड़ा रहे थे, ये कह करके जनता के जनादेश का अपमान है। ठीक है। जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। खतौली में क्या हुआ था? खतौली में उपचुनाव था, आप तो कह रहे थे ये सरकार का चुनाव है, सरकार आपकी है, आपका चुनाव है, आप जीत जाएंगे। उसके बाद खतौली में क्या हुआ? डिम्पल जी के साथ क्या हुआ? वो चुनाव क्यों भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन जब रामपुर हार जाती है, आजमगढ़ आप हार जाते हैं, तब चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। जब खतौली आप जीत जाते हैं, जब डिम्पल जी चुनाव जीत जाती हैं, तब चुनाव आयोग ईमानदार हो जाता है। तो ये दोहरी परिभाषा से काम नहीं चलेगा, आपको परिभाषा एक रखनी पड़ेगी। आप चुनाव हारे हैं, उस चीज को स्वीकार करिए और जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, उसका अपमान मत करिए, नहीं तो इसका दंश आपको आगे फिर झेलना पड़ेगा। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में केसी जैन जी। मिराज वली जी अपनी बात रखें जो आप कहना चाह रहे हैं, फिर सुनील अर्कवंशी जी के पास आना चाहूंगा। देखिए सूरज जी, अभी यहाँ पर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने दीपक और दिवाली की बात नहीं करी।
जालीदार टोपी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि ये लोगों की फितरत में है। ये इस देश के मुसलमानों पर, उनके पहनावे पर, उनकी हर बात पर टीका टिप्पणी जब तक ना करें, इनका खाना हजम नहीं है। यहाँ पर किसी ने भी इस प्रकार की बात नहीं करी। यहाँ बात ये हो रही थी कि कर्नाटक का बजरंग दल का मुद्दा उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में क्या काम कर रहा था। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी बजरंग दल और बजरंग बली की बातें कर रहे थे। ये नगर निकाय चुनाव था, यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याओं की बात होनी चाहिए थी। अगर इस पर विपक्ष की कोई भी राजनीतिक दल उंगली उठाता है तो वो मिर्ची क्यों लगती है? क्या विपक्ष के, देखिए सूरज जी आज चुनाव परिणाम आ रहा है। अब ये सांप निकल गया है। अब लाठी लेके लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। क्या मुद्दे थे, क्या बरगलाया, क्या नहीं बरगलाया, कितने प्रत्याशी थे, किसके कैसे प्रत्याशी थे, क्या कह के आपने टिकट दिया कि ये हम इतने मुसलमानों को दे रहे हैं, इतने हिंदुओं को दे रहे हैं, हमने ये काम किया, वो काम किया। आपने बहुत बरगलाया, आज रिजल्ट आ गया है। आप जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। और इसके पहले भी कर रहे हैं। 5 प्रदेशों के चुनाव एक साथ थे। उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें मिली आपको। प्रियंका जी कहाँ थी? प्रियंका जी प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। और 5 करोड़ वोटर अगर वहां पर है कर्नाटक में, तो यहाँ के भी चुनाव में 5 करोड़ वोटर था। इस 5 करोड़ वोटर से कोई मतलब नहीं। आप तो राजाओं की तरह जीते हैं। आपकी तो राजतंत्रात्मक पद्धति से काम करती है कांग्रेस पार्टी। आपको उन 5 करोड़ लोगों से मतलब ही नहीं है। आपको केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मतलब है। आपको सभासद और चेयरमैन और मेयर से क्या मतलब है? आप तो सबको बहुत छोटा समझते हैं ना, क्योंकि वो राजकुमार है, राजकुमारी है, उनसे उनके लिए सारे छोटे हैं, गुण है। अगर गुण नहीं होते तो प्रचार करने आते। प्रियंका गांधी ने कितनी रैलियां की उत्तर प्रदेश से, बताइए आप। यहाँ की प्रभारी थी कि नहीं थी? नरेंद्र मोदी जी ने कितनी प्रभारी नहीं दे रहे थे मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सबको बड़ा सम्मान प्रभारी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी नहीं थे। उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व के प्रभारी हैं। देख लीजिए आप, वो तो आप परिणाम देख लीजिए ना, क्या परिणाम हुए उत्तर प्रदेश के। बोलने का मौका दीजिए। जी मिराज जी, बिल्कुल। मिराज जी अपनी थोड़ा देर शांत रहें, थोड़ी देर शांत रहें। बिल्कुल, सभी अपनी अपनी बात रखें। मिराज जी अपनी बात रखिए। जी, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के प्रभारी हैं। वो ट्रंप को भी चुनाव लड़ाने जाते हैं अमेरिका। ठीक है। और वो सारी जगहों पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आए भाई? उत्तर प्रदेश भी आना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश भी आए। वो कब आए? अरे बताइए कितनी सभाएं करी? जीत गए। जब बिना आए कितनी सभा, तो उनकी क्या आवश्यकता है? कर्नाटक में तो चुनाव हार गए। देखिए एक बात है मिराज वली जी, यहाँ एक बात बता दूं आपको कि यदि नरेंद्र मोदी जब आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश नहीं आए, तो ठीक है, राहुल गांधी भी तो कर्नाटक में लगे थे, प्रियंका गांधी भी तो वहां लगी हुई थी। और यहाँ तक कि 4 साल बाद सोनिया गांधी वहां सड़कों पर उतरी हैं, रोड सभा उन्होंने की है वहां पर। तो ये जहां जिसकी आवश्यकता होती वो होता, ये हमारा विषय नहीं। वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। और सुनील अर्कवंशी जी आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से बताया गया आपने कि भाई ये चीजें सामने, इन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, इनको ऐसा करना था, उनको, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान जो हमारे सामने रुझान और परिणाम जो सामने है, उसके बाद इस तरह की जो चर्चाएं, ठीक है, उनका इतना औचित्य नहीं रहता। लेकिन तब भी एक बात आती है कि यदि आपकी निकटता है सत्ताधारी दल से, तो सत्ताधारी दल में जो बातें कही गई, यहां एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो चुनाव है ये निकाय चुनाव जैसा लगा ही नहीं है। यहां पर राज्य की बातें कही गई, डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, एक इंजन केंद्र में है, एक राज्य में है। अब तीसरे इंजन, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो और ज्यादा विकास होगा। ये जो बातें थी भाई, ठीक है, अच्छी बात है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन यहां पर यह बात नहीं होना चाहिए थी ना कि प्रकृति सबका न्याय करती है। यहां पर यह बात नहीं होना चाहिए थी ना कि जवाहर बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। यहां पर यह बात नहीं होनी चाहिए थी ना कि पीतल नगरी को बदनाम कर दिया गया था। भाई यहां बात होनी चाहिए थी कि ठीक है, कानपुर में क्या होगा। कानपुर में जब सभा होती है तो कानपुर में कहा जाता है कि यहां पर पहले लोग तमंचे बनाया करते थे, तमंचे से खेला करते थे, युवाओं के हाथ में तमंचे थे, अब टैबलेट है। ठीक है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। कानपुर की गलियों की कहां बात हुई है? नहीं, देखिए सूरज जी, वही तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का
चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, लगातार वो क्षेत्र में जनता के पास जाने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने साफ कहा था कि जब तक आप भाई हम आज समाजवादी पार्टी से क्यों इस बात को लेकर कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करना चाहते हैं, आप हम लोग विपक्ष में हैं, मगर विपक्ष में होने के नाते आप सबसे बड़े दल है, सबसे बड़े दल है, तो आपका फल सबसे ज्यादा आप जब निकलते हैं, जब चुनाव निकट आता है तब आप निकलने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से हम 2022 में चुनाव हारे, तो आपको क्या सड़कों पर नहीं आना चाहिए था? क्या सड़क पे उन मुद्दों को लेकर आना चाहिए था अब हम उन मुद्दों को लेकर नहीं आए, तो जनता समझती कैसे हमारे मुद्दे? जनादेश का सम्मान किया। यदि वो चुनाव हार गए, सरकार नहीं बना पाए, तो समाजवादी पार्टी ने जनादेश का सम्मान किया। बिल्कुल जी। तो हम वही तो कह रहे हैं, मगर अब क्या हम उस चुनाव हारने के बाद क्या घर में बैठ जाएं? हमें अगला चुनाव नहीं लड़ना था क्या? भाई हमें अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी। मगर चुनाव के निकट आने पर खाली रोड शो करने से काम नहीं चल जाएगा। आप मेट्रो में निकले तो मेट्रो में चले गए, मेट्रो में जाने से क्या हम 17 नगर निगम की सीटें जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे, क्योंकि हमको नगर निगम सीट जब जीतते जब हम 17 नगर निगम में पूरा प्रचार करने का काम करते। तो सिर्फ खाली मेट्रो में जाने से या खाली एक रोड शो कर देने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, मगर जनता के बीच में जनता के दुख दर्द को जानने का काम करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे। वापस आता हूँ आपके पास में, 30 सेकंड लूंगा जी। बोलिए सूरज जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने जो जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार जी, तो तीसरा इंजन तो पिछले 30 सालों से नगर निगम के ज्यादातर मेयरों का तीसरा इंजन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर जुड़ गया। तो ये 30 सालों से ऐसा विके हुए थे, तो अब ये शुरू कर देंगे। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। ठीक है, वापस आऊंगा मेराज वाली जी, वापस आता हूँ आपकी बात रखने। ठीक है, वापस आता हूँ। दिनेश सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ। यूपी के निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचलित यदि कोई शब्द हुआ है तो वो हुआ है कि प्रकृति सबका न्याय करती है। आपको लगता है कि यही शब्द है, यही फैक्टर है जो वर्तमान में परिणाम हमारे सामने दिख रहे हैं? क्योंकि ये शब्द आया था प्रयागराज में जब अतीक अहमद हत्याकांड के बाद में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे, और जहां अतीक का घर था उससे महज 3 किलोमीटर दूर उन्होंने सभा की थी, और वहां पर उन्होंने कहा था कि प्रकृति सबका न्याय करती है। अब इससे सहमत होने की बात नहीं है। देखिए, अपने जैसे इतना बड़ा कोई अगर आतंकी कोई अगर होगा तो जाहिर सी बात है जिसके दुश्मन भी 1000 होंगे, तो कहीं ना कहीं आपस में गैंग वार माने कुछ माने, तो वो जैसे होना था 1000 लोगों को जब उसने परेशान किया था तो कहीं ना कहीं देखिए जो उसका भोग था और कहीं ना कहीं जो उससे खा बैठा था, उसको जब मौका मिला तो उसने अपना काम कर दिया। अब ठीक है, हालांकि वो कानून की दृष्टि से थोड़ा सा वो ठीक नहीं था मामला, क्योंकि जैसे कानून के रखवाले थे उनको उस टाइम पे उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान दिया भी होगा। लेकिन उस वक्त जो चीज जैसी स्थिति जो बनी तो उस बारे में ना तो आप वहाँ पे था, ना मैं वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर जो बना उस हिसाब से करके तो, लेकिन प्रगति ने अपने हिसाब से करने के मतलब उनका कहने का मतलब शायद यही था कि भाई जैसे कर्म होंगे तो उसको भुगतने पड़ेंगे। और लगता है वही जो है बुलडोजर और जो ये सब प्रगति का न्याय है वही सत्य दोबारा रिपीट होगी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। और जैसे कि कर्नाटक में जैसे चुनाव थे, वहाँ पर जैसे कि जिससे पार्टी को सर माथे बिठाया कांग्रेस को जनता जनार्दन होते, तो यहाँ पर उसी जनता ने और जागरूक जनता ने और यूपी में जो पार्टी कांग्रेस थी उसको नकार दिया। और यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है वो समझिए जैसे कि एसपी और फिर भाजपा में लगा रहा। और मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई इसके लिए देनी चाहिए, जैसे कांग्रेस के लिए यही बोला था कि सभी भाजपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत शानदार उनका प्रदर्शन जो यूपी में रहा उसके लिए। और मेयर चुनाव में 17 के 17 जो है वो सबके सब जीत करके और 3 सीट किया, वो हो गया। और और सब जगह बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, तो उसके लिए करके और आगे अब इनका यही फर्ज बनता है कि जनता के लिए ज्यादा, जिस तरीके जनता ने उन पर भरोसा जताया भाजपा पर, उसी तरीके से जनता का काम करें और जनता के लिए ज्यादा काम करें। दूसरा उसका 1-2 मुद्दे और बीच में है, मैं उनको थोड़ा बोलना चाहूंगा आपके नुस्खे से कि जैसे बीच में कुछ प्रवक्ताओं ने बोला था कि जगह जगह खड्डे बने, खड्डा मुक्त करना चाहिए। तो देखा है कि वो जिस तरीके लोकतंत्र में एक मजबूत जो विपक्ष है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। जितना पक्ष की जिम्मेदारी उतनी विपक्ष की जिम्मेदारी है। आपको भी लीडर जो पक्ष में जो लोग रहते हैं आपको भी लोगों ने सर माथे बिठा करके और थोड़ा कम प्यार दिया, लेकिन आपको
बहुमत से थोड़ा नजदीक मतलब होने से रोका। तो इसलिए रोका कि आपके कंधे को जिम्मेदारी ज्यादा पड़ी है कि आपको उसमें पॉइंट आउट करना है, आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। जी बिल्कुल। जैसे जहाँ पर कमी हो तो उसको पॉइंट आउट करें, आप बताएं कि ठीक है। और अगर आपने पॉइंट आउट नहीं किया और आपने उस मुद्दे को नहीं उठाया, सिर्फ चुनाव के टाइम पे दूसरों को सिर्फ सुनाने के लिए बात की है, तो वो एक उचित नहीं है। ठीक है, अनुचित है बिल्कुल उसे। और उचित ये होता है कि आप पहले बिल्कुल सर पे चढ़े रहते हैं और कहते हैं ठीक ये काम गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ये चीजें बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें होनी चाहिए थी। एक सवाल लेना चाहूंगा मैं समाजवादी पार्टी जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक बात जरूर आ रही है, यहाँ पर मैं आपको ये बात साफ जो आ रही है कि आरोप लगाया जा रहा है, एक बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव ने वहां प्रचार किया जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा। रविंद्र सिंह जी, दो बातें, एक बात और कही जा रही है, बार बार जो सुनील जी हैं जी, वो बहुत सारी सलाह भी दे रहे हैं हाँ समाजवादी पार्टी को जी। तो दोनों दो बातें हैं जी। तो पहला तो सुनील जी को ये सलाह मैं देता हूं कि जितनी बातें आपने मुझे कही है वो लिख के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दे। ठीक, आपका फायदा होगा। हमको आपसे आपके सलाह की आवश्यकता नहीं। ठीक। दूसरा बीएसपी के विप्लव जी कह रहे हैं कि समस्या यही समाजवादी पार्टी की है। सही बात को समझना नहीं चाहते, दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते, दिक्कत सबसे बड़ी यही है। मैंने आपको सलाह दिया है कि आप ये सारी बातें लिख के जो कह रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दीजिएगा। ठीक है। आप दूसरा विप्लव जी कह रहे हैं कि हम जो है बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो वो अपना उपहास खुद बना रहे हैं। अपने हार के लिए हमको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। ठीक है। तो अगर उनका एनालिसिस यही है तो ऐसे ही एनालिसिस करते रहे तो ऐसे ही परिणाम उनके सामने आते रहेंगे। मैंने अपने परिणाम को स्वीकार किया है जी, और यह कहा है कि हम इस पे मंथन करेंगे, कोई तत्कालिक टिप्पणी नहीं है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है जी। ठीक है। विप्लव जी को यह है कि आप ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए जी, और आपको ये मुबारक हो जी, आप हमको जिम्मेदार बनाते रहिए अपने हार के लिए। ठीक है। तो आपको ये मुबारक हो, और ऐसी सलाह अपने कहिए जो मुखिया है पार्टी की उनको भी देते रहे। ठीक है। केसी जैन जी, बहुत कम शब्दों में जनता से क्या कहना चाहते हैं चुनाव की जीत पर? केसी जैन जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से सूरज जी कहना चाहता हूँ जी कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखे जी, जनता ने और हमने जो जनता से वादे किए हैं जी, हमने जिस प्रकार से पहले काम किया उससे बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, और जो जनता है जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुना उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार प्रचंड जीत फिर से भारतीय जनता पार्टी को दी है। और आप देखिएगा कि प्रदेश में विकास होता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे पहले दिखाई दिया उससे अच्छा काम करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है केसी जैन जी, बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय की अनुमति नहीं है इसलिए हम चर्चा को विराम देंगे। मिराज वली जी, डॉक्टर विप्लव चौधरी जी, रविंद्र सिंह जी, सुनील अर्कवंशी जी, दिनेश सिंह जी, केसी जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जो परिणाम और रुझान, पहले रुझान आ रहे थे, परिणाम भी सामने आने लगे। यहाँ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस अब बहुमत से भी आगे निकल गई है। और यह जो चुनाव परिणाम है, सभी दलों ने मतदाताओं का धन्यवाद किया है, मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। हमारे खास कार्यक्रम फैसले का दिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।